दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनॉमिक्स संपादकीय में आप लोगों का स्वागत है। तो आज तारीख है 14 फरवरी 2026 और आज के हमारे जो दो मेन एडिटोरियल हमने डिस्कस कर रहे हैं जो आपके यूपीएससी सिलेबस के साथ ओवरलैप करते हैं। एक है दोस्तों लेबर लॉज के साथ जो जीएस पेपर 3 का पार्ट है इकोनॉमी वाला, और दूसरा है दोस्तों आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट बांग्लादेश के साथ रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के तहत जो है ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए, बट उससे पहले आगे बढ़ने से हमारा शत शत नमन जो है, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम पुलवामा के हमारे जो फॉलन हीरोज हैं उनकी। आज जो है आपको पता होगा, आज से 7 साल पहले जो है 14 फरवरी के ही दिन जो है ये डास्टैडली अटैक जो है वो किया गया था हमारी फोर्सेस के ऊपर। चलिए बात करते हैं आगे। तो यूपीएससी देखिए, यहाँ पे हम जो आज जो एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो एक तो जीएस पेपर 3 यानी जो आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है आप उससे रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप जीएस पेपर 2 के साथ जो है रिलेट कर सकते हैं। तो पहला जो है द लेबर कोड रीडिफाइंड वेजेस एम्पावर द वर्कर, जो है ये लिखा गया है आर मुकुंदन साहब के द्वारा, जो टाटा केमिकल्स के सीईओ हैं, और साथ ही साथ जो है ये एक आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी ये एलुमनाई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑथर पहले क्या कहते हैं कि देयर विल बी एन एक्सपेंशन ऑफ वर्कर बेनिफिट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी, जो अभी सरकार ने 4 नए लेबर कोड जिनको लागू किया है। देखते हैं जो ओपनिंग करते हैं। ऑथर कहते हैं कि देखिए ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है लेबर कोड्स का, ये एक डिसाइसिव शिफ्ट है ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ वर्कफोर्स के, कि उनको जो है फाइनेंशियल फोल्ड में लेकर आएगा। किस प्रकार से, अगर ये देखा जाए कि एक तो जो है सोशल सिक्योरिटी, इनकम प्रोटेक्शन और लंबे समय की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है उनको। कंसोलिडेट किया गया है कोड्स को, जो पहले 40 से भी ज्यादा मोर देन 40 लॉज हुआ करते थे, अब उनको किस चीज के लिए कंसोलिडेट किया गया है? प्रोवाइड करने के लिए मॉडर्न लेबर गवर्नेंस, इंश्योर करने के लिए कि गेन्स जो हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, जो आर्थिक तरक्की है उससे जो फायदे पहुंच रहे हैं वो इक्विटेबली शेयर किए जाएं। इक्विटेबली का मतलब है कि जो कैपिटल क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, और जो वर्कर है, इस वर्कर को भी वो गेन्स का हिस्सा पहुंचाया जाए ज्यादा इक्विटेबली। फिर ऑथर इसमें कहते हैं कि कुछ ट्रेड यूनियंस ने अपोज भी किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट लेबर कोड जो है, जो ये रिफॉर्म्स हैं, ये करेक्ट करते हैं कई लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सक्लूजन्स को, जो चीजें जो अभी तक जो है एक्सक्लूड बाहर रह गई थी, और साथ में इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं मिलियंस वर्कर्स को ए फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें ना एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि हम जब अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि हम जब इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमें एक जो है खामी देखने को मिलती है जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो चली आ रही थी, कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो ज्यादा ग्रो कर गया था एज कम्पेयर टू दी फॉर्मल सेक्टर, जिसको हमने आपने कई दफा सुना भी होगा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अब इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वर्कर जो हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो फॉर्मली जो है उसमें इंटीग्रेटेड नहीं है। मतलब उनके पास ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का कोई पैसा नहीं मिलता, ग्रेचुटी का कोई पैसा नहीं मिलता, मेडिकल लीव का प्रावधान जो है नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस का प्रावधान जो है नहीं है, या पेंशन का कोई प्रावधान जो है वो उसमें नहीं है। यही रीजन है दोस्तों कि हमारे देश में सरकारी नौकरियां जो हैं, गवर्नमेंट जॉब जो हैं, वो इतनी लुभावनी, इतनी ल्यूक्रेटिव जो है मानी जाती हैं, और इसीलिए जो है लोग इतना ज्यादा उसके पीछे प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अब सरकार की कोशिश जो है वो है इनफॉर्मल की तरफ से जो है फॉर्मल सेक्टर की तरफ लेके जाने की, इस पूरी व्यवस्था को, ताकि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जब भी आएंगे तो जो है ये सारे बेनिफिट्स इन तक पहुंचाने जो है वो संभव हो पाएंगे, आसान हो पाएंगे। चलिए फिर ऑथर आर्ग्यू करते हैं रिफॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन। कहते हैं कि जो वेज होता था, वेज की डेफिनेशन जो है उसको तब्दील किया गया है। एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन आउटकम जो यहाँ देखने को मिल रहा है इन नए लेबर कोड्स के अंदर। ऑथर कहते हैं कि अब से जो है वेज कम से कम 50% होना चाहिए टोटल रेम्यूनरेशन का। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि टोटल मान लीजिए किसी की सैलरी है, लेट्स सपोज उसको मिलते हैं, मान के चलिए 50,000 रुपए, तो इसमें से हो सकता है 50,000 में से उसका जो बेस सैलरी है, ये जो बेस वेज है, वो केवल हो 20,000 रुपए। ठीक है, बाकी जो ऊपर 30,000 रुपए हैं वो कई अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस, कई अलग अलग प्रकार के बोनसेस, कोई और ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स, वो दिखा के जो है ये टोटल हो जाए 50,000 रुपए, कि उसको ऑफर किया गया हो कि आपको मिलेंगे 50,000 रुपए, लेकिन उसमें जो ब्रेकअप है इस 50,000 का, वो जो है
बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है दोस्तों? क्योंकि आप एक बात देखिए, जो यहाँ पे 20,000 रुपए हैं, जो भी सोशल सिक्योरिटी होती है, जो प्रोविडेंट फंड होता है, या जो सोशल सिक्योरिटी में और दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, वो हमेशा याद रखिए दोस्तों, वो आपके बेस वेज के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। तो एम्प्लॉयर के चालाकी इसमें क्या होती है कि वो बेस वेज को जान के कम रखता है। बेस वेज को कम रखने से क्या फायदा होगा कि उसको, आपको एम्प्लॉयर, बतौर एम्प्लॉयर उसको अपने कर्मचारी, अपने एम्प्लॉय की तरफ जो सोशल सिक्योरिटी, अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करने के उसमें आएगा भी, तो वो कम करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि वो बेस वेज के ऊपर कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब क्या कहा गया, ये पहले होती थी 20 से 30% जो है टोटल रेम्यूनरेशन का जो है वो देखने को मिलता था, कि इसमें 20 30 40% जो है कम रखा जाता था बेस वेज को। अब कहा गया है कि कम से कम जो है टोटल रेम्यूनरेशन का 50% जो है वो होना चाहिए। जैसे हम 50,000 था, तो कम से कम 25,000 जो है वो होगा बेस वेज, इससे नीचे नहीं हो सकता। तो इसका इम्पैक्ट ऑथर कहते हैं क्या होगा कि इंक्रीज, इजाफा देखने को मिलेगा इन सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जिससे जो कर्मचारी है उसके पास ज्यादा प्रोविडेंट फंड इकट्ठा जो है इसमें कर पाएगा। वो पेंशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, ग्रेचुटी के अमाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, यानी ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म जो उसकी सारी सोशल सिक्योरिटी है, वो बेनिफिट जो है उसके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कहते हैं कि लेबर कोड जो नए वाले हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज के लिए, इनके लिए भी अब अगर ये 1 साल अपनी सर्विस का कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद ये भी ग्रेचुटी के लिए जो है एंटाइटल्ड हो जाएंगे, इससे पहले नहीं थे। यानी कि ये जो नया प्रावधान है, ये क्या रिकॉग्नाइज करता है कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है मॉडर्न लेबर मार्केट की। दोस्तों देखो, पहली बात तो ये होता है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किया गया है प्री डिटर्मिन्ड एंड डेट के साथ। जैसे मान लो उसको जो है एक पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया है, वो प्रोजेक्ट अगर 1.5 साल चलेगा, तो 1.5 साल तक के लिए जो है वो व्यक्ति आपके साथ जो है जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आगे ऑन अ नीड बेसिस जो है डिसाइड किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो हेल्प करते हैं बिजनेसेस को हायर करने के लिए लोगों को, शॉर्ट टर्म के लिए, सीजनल वर्क के लिए, वाइल मेकिंग श्योर के वर्कर जो है उनके पास लीगल राइट्स और प्रोटेक्शन जो है वो भी अवेलेबल रहे। इसीलिए इसको हम कहते हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय। ठीक है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय। और एक और टर्म होता है इसमें, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, FTEC, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो अब और ये जो नए लेबर लॉज हैं ये क्या कर रहे हैं कि अगर जैसे इसको यहाँ मान लीजिए 1.5 साल के लिए इसका ये कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। और ऑथर कहते हैं कि देखिए, ये जो लेबर लॉ में चेंज किया गया है, ये रिकॉग्नाइज करता है मॉडर्न लेबर मार्केट्स की एक सच्चाई को। क्या है मॉडर्न लेबर मार्केट्स की सच्चाई दोस्तों? आपने भी देखा होगा कि जो अधिकतर जॉब्स हैं वो आजकल जो है परमानेंट नेचर की उतनी नहीं है जितनी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की हैं। तो अब एक ये सच्चाई है, तो इस सच्चाई के अकॉर्डिंग आपको जो है काम करना जरूरी हो जाता है। चलिए फिर क्या कहते हैं कि फॉर डेकेड जो है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय जो ये रहे हैं, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्टिवली टू दी एंटरप्राइजेस, के इन्होंने जो एंटरप्राइजेस थी, जो कंपनीज थी, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो किया प्रोडक्टिवली, लेकिन जब इनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ या जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और एक कंपनी से बाहर हो गई, इन्होंने इनका जो है कंपनी के साथ एसोसिएशन खत्म हो गया, कॉर्पोरेशन के साथ, कंपनी के साथ, फर्म के साथ, तो इनको कोई खास टर्मिनल फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला। टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? जब आपकी सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट हुई। ठीक है, जब तक आप काम कर रहे थे तब तक ठीक है, आपको वहां आप सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, आप जो है वहां पे अपना सर्विस चार्ज जो है आपको मिल रहा था, आपने कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्टिवली। लेकिन जब आपने एग्जिट किया एम्प्लॉयमेंट, तो आपको बहुत कोई जो है टर्मिनल फाइनेंशियल बेनिफिट के नाम पे कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ है, हमने एक्सटेंड कर दिया है ग्रेचुटी को टू सच पीपल ऑल्सो, जो किसमें है? फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में है। यानी कि लेबर कोड्स कन्वर्ट कर देते हैं इस एक प्रावधान से ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट को इनटू अ मैकेनिज्म फॉर एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी, कि भले ये शॉर्ट टर्म फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो, लेकिन इसमें भी जो है उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसमें भी जो है उसको ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी उसकी एसेट क्रिएशन जो है उसमें हेल्प करेगा, इनकम सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। प्रोविडेंट फंड, इसलिए कह रहे हैं पेंशन, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी, ये सिर्फ जो है देखिए, दे डोंट मियरली फंक्शन एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स बट एज अ टूल फॉर फाइनेंशियल
इंक्लूजन, वित्तीय समावेश के लिए, जो वर्कर्स को इनेबल करता है कि वो सेविंग्स अपनी जो है उनको इकट्ठा कर सकते हैं, लाइफ साइकिल के जो अलग अलग रिस्क होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंटली जो उनकी वल्नरेबिलिटी होती है जब एक जॉब से दूसरी जॉब अगर मान लीजिए वो ट्रांजिट कर रहे हैं या उनका फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नए कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, वो नई कोई जॉब पकड़ना है, तो उस दौरान जो वल्नरेबिलिटी है उसको थोड़ा कम करने में ये हेल्प कर देगा, क्योंकि आपने बीच में ग्रेचुटी का प्रोविजन भी नए लेबर लॉज के तहत उनको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ऑथर आर्ग्यू कर रहे हैं। चलिए फिर इसमें क्या कहते हैं कि दिस चेंज विल इंक्रीज। अच्छा, एक अब इसमें देखिए ये दूसरी तरफ से इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये एक आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा है आजकल इंडस्ट्री की तरफ से, क्या कि अगर देखिए वर्कर्स को ये ग्रेचुटी यहाँ देनी पड़ेगी तो इंडस्ट्रियल जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं जिनके पास काफी ज्यादा बड़ा वर्कफोर्स है और इसमें से काफी ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत इन्होंने रखा हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि इससे फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है, जो पैसा इनको देना पड़ेगा बड़ी कॉर्पोरेशंस को जिनके यहाँ पे ये ज्यादा एफटी वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो है दे विल बी हिट बाय क्रॉर्स। कि ये कह रहे हैं रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड कि ऐसी कंपनी, जैसे ये एग्जांपल देते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये एग्जांपल देते हैं नारायण मूर्ति सर की इन्फोसिस, ठीक है, एटसेट्रा, और भी ये 3-4 एग्जांपल कोट करते हैं। तो ये कहते हैं कि एक कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ये कंपनी जो है दे विल बी हिट बाय क्रॉर्स, मतलब इनको करोड़ों का जो है यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी झेलना पड़ेगा, इनको ये पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि देखो इसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखना जरूरी हो जाता है। क्या है वो प्रॉपर पर्सपेक्टिव? कि अगर मान लीजिए लेट्स सपोज इन्फोसिस जो है वो अपने ऐसे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले व्यक्ति को जो है कुछ उसमें ग्रेचुटी में देती है, तो जो पैसा उसको जा रहा है फाइनेंशियल आउटगो है ना, बिकॉज ऑफ दीज न्यू लेबर कोड्स, वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करेगा उसकी इनहैंस्ड इनकम सिक्योरिटी में वर्कर की, और देखो वो उसकी स्ट्रेंथन करेगा फाइनेंशियल कैपेसिटी को, परचेजिंग पावर को भी। अगर उसके हाथ में थोड़ी इनकम ज्यादा होगी तो ये दो चीजों में रिजल्ट करेगा। क्या कहते हैं कि देखो एक तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ गई और दूसरा उसकी परचेज करने की पावर जो है वो बढ़ गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ऑथर कह रहे हैं दिस इन टर्न विल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी, के अर्थव्यवस्था के अंदर उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? कि आगे जो वो किस तरीके से जो है पॉजिटिवली यहाँ पे अफेक्ट करेंगे इकोनॉमी के अंदर चीजों को। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर उसके हाथ में पैसा जो है वो थोड़ा अब ज्यादा उसके हाथ में होगा तो वो थोड़ा कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा, जिससे कंजम्पशन इंक्रीज होगी, सेविंग्स इंक्रीज होंगी, उसकी थोड़ी सोशल सिक्योरिटी कवरेज इंक्रीज होगी। तो इससे क्या होगा? अगर वो स्पेंड करेगा इकोनॉमी के अंदर तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ बढ़ने, जीडीपी बढ़ने के जो चांसेस है वो इंक्रीज होंगे। सेव करेगा तो वो सेविंग्स भी इन टर्न जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगी, तो वो भी ग्रोथ को जो है इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। तो ऑथर कहते हैं कि इंक्रीज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या है, इसीलिए कि दे सिग्निफाई अ मोर इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू, कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वैल्यू की वो ज्यादा इक्विटेबल तरीके से हो रही है, किसकी तरफ? टूवर्ड्स लेबर रादर देन एनी इरोजन ऑफ एम्प्लॉयर इंटरेस्ट, कि एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट का इरोजन नहीं है, ये सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन है वैल्यू का लेबर की तरफ। एंड ये अंडरस्कोर करता है सक्सेस ऑफ न्यू कोड्स, किस चीज के अंदर? एक तो जो फेयरनेस है उसको बढ़ाने के अंदर, फेयरनेस का मतलब कितना जो है जस्टिफाइड है, कितना फेयर है ये काम, डिग्निटी एनहांस करने के लिए लेबर की, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी उसके लिए इम्प्रूव करने की, है ना। तो ये ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस में ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, क्या? जो नए हमारे लेबर कोड्स हैं। ठीक है, ये 4 जिनको इम्प्लीमेंट किया। चलिए फिर क्या कहते हैं कि देखो इसका मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि कहा गया कि एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज, है ना, नए लेबर कोड के अंतर्गत ये एक्सटेंड करेगी बियॉन्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। कैसे? कि चाहे गिग वर्कर्स हो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो, these workers have been formally recognized first time in India's labor laws framework, कि भारत के जो ये श्रम कानून है, जो ये लेबर लॉज है, पहली दफा ऐसा हुआ है भारत के लेबर लॉज के हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर,
कि चाहे वो गिग वर्कर्स हों या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हों, जैसे आप उबर ओला या जिप्टो या स्विगी जोमेटो या रैपिडो या जो भी और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, या जो अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा थे, इनको भी अब क्या है रिकॉग्निशन यहाँ पे देने की बात की गई है इन लॉज के अंतर्गत, ताकि इनसे क्या हुआ है, इनेबलिंग एक्सेस टू इंश्योरेंस, इनको इंश्योरेंस का एक्सेस, प्रोविडेंट फंड का एक्सेस, प्रोविडेंट फंड के मैकेनिज्म और वेलफेयर स्कीम्स। देखिए दोस्तों, वेलफेयर स्कीम्स वाला कंपोनेंट बहुत क्रूशियल आता है। अनऑर्गेनाइज वालों तक जो है, जो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, उन तक सरकार की स्कीम्स के बेनिफिट्स पहुंचाना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इसी के चलते क्या होगा, पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ट्रांसफर अगर करने हो मुझे बेनिफिट्स, पोर्टेबल बोलते हैं ना, ऐसे पोर्टेबल जो है टीवी है पोर्टेबल, दैट इन दैट सेंस पोर्टेबिलिटी। ठीक है, कि पोर्टेबल ट्रांसफर करना बेनिफिट्स को अक्रॉस स्टेट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जो है पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट हो जाता है, किनके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वी हु हैव हिस्टोरिकली रिमेन्ड एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो ये कहते हैं कि पहली बात, जो ये नए लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉज हैं, इन्होंने जो है इनको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया है। तो फर्दर ये कहते हैं कि ये फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं इनकम सिक्योरिटी को बाय इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिवर्सल वेज डेफिनेशन, जो हम बात करके आए हैं, स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज इंश्योर करके अक्रॉस सेक्टर्स, मतलब इतना तो है जो है आपको कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो है ये आपके ऊपर जो है बाध्य होगा कि इतना मिनिमम वेज देना ही पड़ेगा, एंड लिमिटिंग आर्बिट्ररी डिडक्शंस एंड मैंडेटिंग टाइमली पेमेंट। ये आर्बिट्ररी डिडक्शंस क्या थे, कि जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50,000 जो है उसकी टोटल रेम्यूनरेशन हो गई, उसमें से कुछ कुछ चीज डिडक्ट कर दिया, उसका जो बेसिक वेज बना दिया वो बना दिया जस्ट ₹20,000। ठीक है, तो ये सब नहीं हो पाएगा। देन फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टूवर्ड्स वर्कर हैज इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। कैसे, देखो इसमें देखो ध्यान दो, अगर जैसे मान लो लेट्स सपोज ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में लेट्स सपोज 1 करोड़ जो है जनरेट हुआ, 1 करोड़ में से जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो ज्यादा पैसे लेके जा रहा है और वर्कर को उतना पैसा नहीं मिल रहा, तो जो एम्प्लॉयर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो तो कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है ये अब्रॉड, भारत के बियॉन्ड भी जाके जो है इन्वेस्ट कर दे, जिसमें कोई गलत कुछ नहीं है, इसमें इलीगल कुछ नहीं है, ठीक है, इसकी मर्जी है। लेकिन ये क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से पैसा जो है बाहर चला गया। ठीक है, वहीं पे ऑथर कहते हैं कि अगर ये अब थोड़ा ज्यादा इसमें से हिस्सा जो है वो इधर ना जाके बल्कि इधर जाएगा वर्कर के पास, तो ये हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ज्यादा सर्कुलेट होगा। ठीक है, क्या, तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे आउटलाइन करते हैं, कहते हैं इनहैंस्ड इनकम सिक्योरिटी इंक्रीज करती है एक तो उसकी परचेज करने की क्षमता को, लीडिंग टू हाइयर कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी के अंदर, सेविंग्स बिहेवियर इंप्रूव होता है उसका, नेचुरल सी बात है, अगर उसके पास लगातार कंटिन्यूड इनकम आ रही है और सेविंग्स उसमें से उसके खर्चे निकल पा रहे हैं आसानी से, तो सेविंग्स भी कुछ करेगा। एंड ग्रेटर एंगेजमेंट विद फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। ठीक है, फिर कहते हैं अनलाइक शेयर होल्डर इनकम, है ना, जो ये किस तरफ आ गया, ये दोस्तों आपका ये इस तरफ वाली बात आ गई कि जो एंटरप्रेन्योर है या जो इस साइड पे जो शेयर होल्डर्स हैं, अनलाइक ऑथर कहते हैं कि उनमें फर्क क्या है, उनमें और पैसा, उनके पास जाए पैसा और वर्कर के पास थोड़ा ज्यादा जा रहा है पैसा, उसमें फर्क क्या है, कि अनलाइक शेयर होल्डर इनकम जो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन फाइनेंशियल मार्केट्स या एक्सटर्नल एसेट्स, तो वर्कर इनकम लार्जली सर्कुलेट करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, जनरेटिंग डिमांड लेड ग्रोथ। ठीक है, कि ये डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी के अंदर, उससे जो है ग्रोथ आगे उसको पुश मिलता है, वो ग्रोथ को ड्राइव करती है। अनलाइक के शेयर होल्डर जो हैं वो हो सकता है एक्सटर्नल एसेट्स में जाके इन्वेस्ट कर दे और वो पैसा आपके प्रचलन से यहाँ से डोमेस्टिक उससे बाहर चला जाए। तो कहते हैं इस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो लेबर कोड फंक्शन कर रहे हैं एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम यूपीएससी में देखते हैं ना कि ग्रोथ कैसी होनी चाहिए भाई, ग्रोथ होनी चाहिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समावेशी, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, जिसको एक जो स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। तो जो सबका विकास है वो इसी के साथ रिलेट करता है। चलिए फर्दर, बाय स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल बेस ऑफ वर्कफोर्स दे रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक शॉक्स एंड उनकी सोशल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं कि जो पिछले लॉज थे, ये पिछले जो श्रम कानून थे, ये आउटडेटेड हो गए थे इतने लंबे समय के अंदर। तो अब ये कह रहे हैं कि देखो कुछ ऑपोजिशन देखने को मिलती है ट्रेड यूनियंस के तरफ से
कुछ ट्रेड यूनियंस अपोज कर रही हैं इसको, और अपनी चिंता, एप्रीहेंशन, अपनी चिंता जो है वो जताती हैं। तो कहते हैं ऑथर के, देखो ये थी, इतनी बात तो लेजिटिमेट है, सही है ये, कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाए और इन्फोर्समेंट हो पाए इन नए लेबर लॉज की, इसके ऊपर एक ये सोचना या चिंता जो है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन ब्लैंकेट, मतलब पूरी की पूरी ऐसे 100% इसको अपोज करना, ब्लैंकेट ऑपोजिशन जो है वो ओवरलुक करती है टेंजिबल गेन्स को जो इस कानून के अंदर मौजूद है, ठीक है। और बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे स्ट्राइक, जो जो कहते हैं ना, हड़ताल बुला ली, स्ट्राइक बुला ली, वो सिर्फ अपोज करने के लिए बुलाई गई, रादर दैन कि लॉ के अंदर कुछ प्रोविजंस थे, सब्सटैंटिव प्रोविजंस थे जिनको आप अपोज कर रहे हो, कि जस्ट बिकॉज यू वांट टू अपोज, कि जस्ट बिकॉज आपको है कि नहीं, हमें उसको देखना ही नहीं है उसके अंदर किसी प्रावधान को, हमें इसको सिर्फ अपोज ही करना है। तो वो चीज जो है वो जो है उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्या कि वो जनता जो है, पब्लिक जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डाइल्यूट करने का खतरा पैदा करती है, एंड इन मेनी रिस्पेक्ट्स जो है प्रो वर्कर एंड वेलफेयर ओरिएंटेड चीजें भी कॉम्प्रोमाइज होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ऑथर के इंपॉर्टेंट है ये एक्नॉलेज करना कि लेबर लॉ रिफॉर्म जो है भारत जैसे एक इतने बड़े कंट्री में, इतने बड़े मार्केट में और एक इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में जो है वो स्टैटिक नहीं हो सकते, ठीक है। कि वो समय के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, विद टाइम यू विल हैव टू अपडेट देम, यू विल हैव टू मॉडिफाई देम। तो अर्लियर लेबर लॉज कहते हैं कि वो फ्रेगमेंटेड हो चुके थे, आउटडेटेड हो चुके थे, इल सूटेड थे टू अ रैपिडली चेंजिंग लेबर मार्केट। और इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे ना, कि आप देख के चलिए कि आज से जो है 10-5 साल पहले गिग इकोनॉमी जो है, गिग वर्कर्स जो है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है, ये कहाँ इतने सुनने को मिलते थे, राइट। तो कहते हैं कि इसीलिए कंसोलिडेशन जो है ये 4 नए लेबर कोड्स के अंदर एक तो सिंप्लीफाई करता है कंप्लायंस को, इंप्रूव करता है ट्रांसपेरेंसी को। देखो पहले 40-45 लॉज होते थे, उन सब के साथ कंप्लायंस बहुत मुश्किल है। अब 4 लॉज हैं तो कंप्लायंस जो है वो उसका बर्डन थोड़ा कम हो गया है। साथ ही साथ एक प्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी क्रिएट हुआ है विच बेनिफिट्स बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, राइट। सिर्फ एक तरफ नहीं हो सकता ना, आपको दोनों तरफ जो है थोड़ा विन विन प्रोपोजिशन लेके दिखाना ही पड़ेगा। चलिए फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। ऑथर कहते हैं कि देखो भारत के जो लेबर कोड्स है इनको सिर्फ जो है रेगुलेटरी रीस्ट्रक्चरिंग के तौर पे ना देख के आप ऐसे देखिए कि ये एक स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, जो एम करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेश को और बढ़ाने के लिए, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए, ठीक है। और वही जो ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी कवरेज, ये सब एक्सटेंड किया है हमने इन लॉज के तहत, और क्लोज किया है लॉन्ग स्टैंडिंग लीगल एक्सक्लूजन को। ये कोड फैसिलिटेट कर रहे हैं कि होगा तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक रात में ओवरनाइट आपको जो है ये एक जादू की छड़ी की तरह, एक मैजिक वॉन्ड की तरह जो है आपने घुमाया और सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कोड जो है ऑथर कहते हैं कि ग्रेजुअली फैसिलिटेट करेंगे मीनिंगफुल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम कैपिटल टू लेबर, एंड लेबर के पास वैल्यू आएगी तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, डिमांड लेड ग्रोथ जो है इकोनॉमी के अंदर बूस्ट करेगी, उस पर हेल्प करेगी, ठीक है। देन फर्दर कहते हैं कि दिस शिफ्ट स्ट्रेंथन्स इनकम सिक्योरिटी, फाइनेंशियल डिग्निटी एंड अलाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो ये आपका ये जीएस पेपर 1 के पार्ट के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो सही मायनों में इसकी जो सफलता होगी वो सिर्फ इसमें नहीं होगी कि इन रेजिस्टेंस और रिटोरिक, बट कि ठीक से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि हर वर्कर जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन सके भारत की ग्रोथ स्टोरी के अंदर, के कंट्री की जीडीपी जैसे हम देखते हैं कि वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो सही मायनों में जो है हर एक लेबर वर्कर तक जो है वो ट्रांसलेट किया जा सके ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये सारे फॉर्डर पॉइंट्स हैं, प्लीज मेक नोट्स ऑफ देम, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। दिस इज अ रियली गुड कंटेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। चलिए दूसरा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं संपादकीय, वो आपका इंडियन एक्सप्रेस का है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, इंडियाज ईस्टर्न टेस्ट। कहते हैं न्यू दिल्ली मस्ट ब्लेंड रिस्ट्रेंट विद रिजॉल्व एज ढाका एंटर्स न्यू पॉलिटिकल चैप्टर। तो आप सब जानते हैं ढाका में यानी कि बांग्लादेश में जो है चुनाव होके हटे हैं, अभी ताजे ताजे इलेक्शंस होके हटे हैं, एंड खालिदा जिया की जो पार्टी है वो वहां पे आ गई है चुन के, है ना। पहले उम्मीद की जा रही थी कि शायद फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये वाला संपादकीय। देखिए ये कहता है कि बांग्लादेश में जो ये अभी हमें देखने को मिल रहा है इलेक्टोरल चर्न, यानी जिस तरीके से नतीजे आए हैं, इन्होंने एक नया राजनीतिक चैप्टर जो है वो ओपन कर दिया है,
और एक फेमिलियर टेस्ट जो है वो इंडिया के लिए दिखाई पड़ रहा है कि नई दिल्ली को इस चीज से उतना, अब ये सवाल नहीं है कि कौन जीता, सवाल ये है कि कैसे इस रिलेशनशिप को जो है आगे लेके जाया जाए, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो साउथ एशिया में ऑथर कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप्स बन के उभर के आया है एक लास्ट 10 साल के अंदर। तो भारत का इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो रिस्ट्रेंट रहा है। इवन आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया इनको इनकी विक्ट्री के ऊपर, तारिक रहमान को, है ना। पर साथ में जो है ये है कि एक तो हमने रिस्पेक्ट किया है वर्ड को, रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि एक स्थिर और डेमोक्रेटिक बांग्लादेश जो है वो सबके हित में है, रीजन कंट्री खुद जो है बांग्लादेश उसके भी, और एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी, एंड अवॉइडिंग दी ऑप्टिक्स ऑफ पार्टिजनशिप के एक तरफ किसी तरफ साइड ना लेते हुए, है ना। साथ ही साथ कहते हैं भारत ने जो है ये कुछ चीजें सीखी भी हैं कि प्रॉक्सिमिटी मैग्निफाइज परसेप्शन, कि जितना आपकी जो है प्रॉक्सिमिटी यानी नजदीकी होती है वो परसेप्शन को भी मैग्नीफाई करती है। और नई लीडरशिप जो है लेड बाय जो तारिक रहमान है, इसके अपने खुद के जो हैं चॉइसेस हैं, ठीक है। टेम्पटेशन इस मूवमेंट में पॉलिटिकल ट्रांजिशन की सेटल करने के लिए स्कोर जो है वो सही नहीं होगी, और डेमोक्रेटिक जो है वाइडन द डेमोक्रेटिक कॉम्पैक्ट के मतलब ट्रांजिशन जो हो गई वो तो हो गई, इलेक्शंस हो गए, उसके रिजल्ट्स आ गए। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको सीमेंट करें उस रिलेशनशिप को, और ये देखिए दोनों तरफ से जो है थोड़ा पॉलिटिकल मेच्योरिटी देखने को मिल भी रही है ना। तो ये कहते हैं ऑथर के टर्न टूवर्ड्स रिकंसिलिएशन, इंस्टीट्यूशनल रिपेयर जो है वो स्टेबलाइज भी करेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, बट नेबरहुड के अंदर और इन्वेस्टर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लेकर आएगा, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि जो ये रहमान है हैज अवॉइडेड एनी एंटी इंडिया रिटोरिक अपने इलेक्शन कैंपेन में और उसके बाद भी, और जिस पे ज्यादा जोर दिया इन्होंने कि बिल्ड अ नेशन दैट इज सेफ इंक्लूसिव फॉर ऑल देयर सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ फेथ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदूज के ऊपर जो है बांग्लादेश में किस प्रकार से बहुत ही ब्रूटल जो है अटैक्स हुए, है ना, अटैक्स हुए और उनके मर्डर्स हुए। So moment has now arrived to test whether the plan can translate into reality। इस तरीके से शुरुआत करता है आर्टिकल। फिर भारत के लिए कहते हैं ऑथर की जो इम्पेरेटिव है वो है स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी का, कि पिछले 10 साल में देखा है तो बायलैटरल टाइज जो है वो समिट डिप्लोमेसी से काफी आगे गए थे। समिट डिप्लोमेसी का मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष जो है या प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ वो पीएम टू पीएम मीटिंग जो है या स्टेट हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे मीटिंग, उसके बियॉन्ड गए थे। सिक्योरिटी कोऑपरेशन ने इंसर्जेंट नेटवर्क्स को जो है कम करने में हेल्प किया था, कर्ब करने में। ट्रांजिट अरेंजमेंट्स ने कनेक्टिविटी इंप्रूव की थी हमारे नॉर्थ ईस्ट की। पावर ट्रेड एक्सपैंड हुआ था, ट्रेड वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़े थे। पर दीज आर नॉट पार्टिजन अचीवमेंट्स, दे आर स्ट्रक्चरल गेन्स, यानी कि जो अब पार्टी जीत के आई है खालिदा जिया की, ये भी जो है इनके साथ वापस हमारे टाइज जो है रिस्टोर कर सकती है। तो ऑथर कहते हैं कि नई दिल्ली को सिग्नल करना चाहिए सच कोऑपरेशन इज इन बांग्लादेश के खुद के इंटरेस्ट में है, इररिस्पेक्टिव के कौन सी भी पार्टी जो है वो जीत के वहां बैठी है, ठीक है। क्योंकि खुद की जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है उसका भट्ठा बैठ चुका है, हर तरफ इंडस्ट्री जो जहाँ टेक्सटाइल में वो बहुत बढ़िया कर रहे थे वहां ताले लगे हुए थे, है ना। तो फिर साथ साथ ये दिल्ली को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो भी क्रिएट हुआ है इन सारी हरकतों की वजह से जो पूरे के पूरे वहां पे चली, राइट। सो इफ इंडिया इज अवॉइड बीइंग cast as a partisan actor, it must broaden engagement beyond governments। कि अभी तक जो है ये ऐसा होता था कि शेख हसीना के साथ जो रिलेशनशिप होता था वो भारत का बढ़िया होता था, और जो खालिदा जिया की पार्टी है उसके साथ जो है माना जाता था कि पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप जो है वो बढ़िया होता है, लेकिन भारत का जो है वो एंटी इंडिया स्टांस में ज्यादा थोड़ा टेंटेड दिखाई देती है। अब कह रहे हैं कि आउटरीच टू दीज ऑपोजिशन फिगर्स, सिविल सोसाइटी, बिजनेस लीडर्स एंड यूथ कंस्टिट्यूएंसी जो हैं इज डिप्लोमेसी सूटेड टू डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, कि वो हमारे और बांग्लादेश दोनों के ही हित में होगा। फिर आती है बात वेरी इंपॉर्टेंट एक सिक्योरिटी वाले एंगल की, क्या काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। देखिए यहाँ पे जो है इंडिया ने बहुत क्लियर टर्म्स में जो हमारी रेड लाइंस हैं कि बांग्लादेश जो है वो अपनी टेरिटरी को किसी भी ऐसे एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए कॉर्नर करने के लिए जो है यूज अगर करेगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। ये हमने क्लियरली जो है कम्युनिकेट किया है बांग्लादेश को, ठीक है। साथ ही साथ जो है स्टेबल बांग्लादेश दैट रिमेन्स इकोनॉमिकली डायनामिक, मॉडरेट इन आउटलुक एंड कोऑपरेटिव ऑन सिक्योरिटी इज वाइटल फॉर इंडियाज ईस्टर्न फ्लैंक, है ना, और बांग्लादेश के खुद के लिए भी।
तो इंस्टेबिलिटी, चाहे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो या प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रीट एजिटेशन हो, उसके स्पिल ओवर रिस्क होते हैं, बॉर्डर टेंशन, रेफ्यूजी फ्लोज, रेडिकलाइजेशन के कंसर्न, डिसरप्शन ओवर कनेक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, ये सारी बढ़ जाती हैं, है ना। और जियो पॉलिटिक्स जो अमेरिका नंगा नाच करता है आके, उसमें वो एक और नई लेयर ऐड कर देता है। ऑफ कोर्स चाइना भी उसमें इन्वॉल्व है। फिर कहते हैं कि ढाका ने डाइवर्सिफाई किया है अपने एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स को, इंक्लूडिंग डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज विद चाइना। तो नई सरकार जो आई है, इट में इवन सी ग्रेटर स्ट्रेटेजिक स्पेस। तो भारत का आंसर जो है, इट कैन नॉट बी अ जीरो सम कॉम्पिटिशन। जीरो सम का मतलब होता है कि एक पॉइंट अगर इधर कम हुआ तो एग्जैक्टली एक पॉइंट उधर बढ़ना चाहिए, मतलब नेट में इट शुड बी 0-0। तो ऑथर कहते हैं कि ये जीरो सम कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। मस्ट इंस्टेड फोकस करना चाहिए कि हम टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड क्रेडिबल फाइनेंसिंग। तो रिलायबिलिटी एंड नॉट रिटोरिक जो है वो इन्फ्लुएंस हमारी डिटरमिन करेगी जो नई डिस्पेंसेशन निकल के आई है, और वो किस प्रकार से जो है भारत और बांग्लादेश के अब जो रिश्ते होंगे उनको इन्फ्लुएंस करेगी। चलिए देन ऑथर कंक्लूड कैसे करते हैं, कहते हैं कि साथ में एक ब्रॉडर रीजनल सिग्नल जो है वो भी एक स्टेक पे है कि भारत जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस के हम एक केयरफुल लाइन जो है उसको भी साथ में लेकर चलें, मतलब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इसके चलते बढ़ जाती है। सो रिस्पेक्टिंग सॉवरेनिटी वाइल क्वाइटली एनकरेजिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस, है ना। पब्लिक लेक्चरिंग वुड बैकफायर, कि आप उनको ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि बेहतर होगा आप ऐसे ज्ञान पब्लिकली ना दें, और ये खैर ऐसा हुआ भी नहीं है। बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है उसके थ्रू ही ये रेड लाइन जो मैं आपको कह रहा था कि हमारी जो कंसर्न्स हैं, जो हमारे नए इस सरकार के साथ जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि वो रिस्पेक्ट करें हमारी इन कंसर्न्स को, वो कम्युनिकेट किए गए हैं बिना कोई ऐसे पब्लिक उनको लेक्चर दिए बिना, है ना। साइलेंट इंडिफरेंस वुड इरोड वैल्यूज, जो इंडिया क्लेम करता है फोल्ड करने के लिए। सो मिडिल पाथ जो है, दैट इज स्टडी प्रिंसिपल एंगेजमेंट, वो बेटर होगा। और साथ साथ अल्टीमेटली ज्योग्राफी इज डेस्टिनी एंड बांग्लादेश सिट्स एट द हिंज ऑफ इंडिया ईस्टर्न फ्रंटियर, ये तो हम नहीं नकार सकते, है ना। जब तक आप ये आप या तो आप ये ना करें कि चिकन नेक को और बड़ा कर दें, उसको ब्रॉड कर दें, आप पूरा जो है बांग्लादेश पे वो जो है अपना ही कब्जा कर लें, वो आज की डेट में देखिए पॉसिबल नहीं है। चाहे वेनेजुएला हो, ट्रंप भी नहीं कर पाया, चाहे यूक्रेन हो, पुतिन साहब भी नहीं कर पाए, है ना। सो फर्दर कहते हैं इंस्टेबिलिटी देयर रिवर्बरेट्स इमीडिएटली अक्रॉस बॉर्डर्स। अगर उसमें बांग्लादेश की साइड कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है उसका इफेक्ट दिखता है इमीडिएटली। तो भारत के लिए टास्क यहाँ पे है तो इंश्योर करना कि अब जो सरकार निकल कर आ रही है ढाका में, इट फाइंड्स इट इन इंटरेस्ट टू रिमेन क्लोजली अलाइंड विद न्यू दिल्ली, है ना। तो वर्डिक्ट जो है वो एक डोमेस्टिक इवेंट है, लेकिन भारत का जो रिस्पॉन्स है दैट मस्ट बी डिप्लोमेटिक, काम, कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट, जैसा कि अभी दिखाई भी पड़ रहा है कि दिस इज हाउ वी हैव बीन गिविंग आउट very clear signals that we welcome, we respect the आउटकम ऑफ इलेक्शंस इन बांग्लादेश, बट साथ साथ हमने ये भी क्लियरली बोल दिया कि हमारे जो नो गो एरियाज हैं कि इसमें जो है हम बांग्लादेश की तरफ से कोई भी नॉनसेंस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो भी बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था दूसरा हमारा मेजर एडिटोरियल, भारत का जो ईस्टर्न टेस्ट है। सो विद दैट वी कंक्लूड, थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू रुद्रनॉमिक्स, एंड जाते आते वो लाइक बटन जो है प्लीज प्रेस कर जाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे ऐसे एक और नेक्स्ट एडिटोरियल सेशन में। जय हिंद, जय भारत।